चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आज आप सभी विद्यार्थी जो 10 क्लास के हैं हिस्ट्री का क्लास करेंगे। और हिस्ट्री में आज हम लोग सबसे अंतिम चैप्टर यानी कि जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, है ना। प्रेस माने छपाई और संस्कृति अपनी या लोगों की संस्कृति, और राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद जिसमें जानते ही हैं कि अपने देश के प्रति स्नेह, प्रेम, गर्व की भावना जिसमें उत्पन्न हो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आज 8वां चैप्टर में यही है जिसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए। चैप्टर का नाम है, फिर से बता देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति, है ना, और राष्ट्रवाद। क्या नाम है? एवं राष्ट्रवाद, एवं राष्ट्रवाद, यही नाम है, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये अंतिम चैप्टर है, मैं बार बार कह रहा हूं, यानी कि आपको हिस्ट्री का एक संपूर्ण क्लास आपका कर दिया गया है, जिसका रिकॉर्डिंग मैंने क्लास भी आपको दे दिया जा रहा है। सबसे पहले देखिए प्रेस। प्रेस बोले तो जिसको हम लोग कहते हैं, प्रेस में क्या होता है? छपाई। प्रेस में क्या होता है? छपाई। और संस्कृति पढ़ना है, जो सभ्यता संस्कृति हम लोगों की होती है वो, और राष्ट्रवाद के बारे में इसमें बहुत अच्छे से सबसे पहले समझना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रेस के बारे में, छपाई के बारे में समझेंगे। और याद रखिएगा कि छपाई का इतिहास, ये सब जितने भी सारे चीज हैं वो सब चीन से शुरू हुए हैं। जितना भी मॉडलिंग टाइप का जितना भी सामान है ना, वो सब कहाँ से शुरू हुआ है? चीन से। तो सबसे पहले देखेंगे छपाई का इतिहास। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देते हैं छपाई का इतिहास। तो याद रखिएगा छपाई का इतिहास, क्या इतिहास रहा है छपाई का, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। छपाई का इतिहास, तो छपाई का इतिहास क्या है? तो 105 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 105 ईस्वी में, समझे कि नहीं? अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, 105 ईस्वी में जो है, सबसे पहले छपाई कब होगा? जब कागज बनेगा तब छपाई होगा, है ना। तो सबसे पहले कागजे की उत्पत्ति को हम लोग पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था टस प्लाई लून। क्या नाम था? देखिए किताब में आपका दिया हुआ है ना, जिसका नाम है टस प्लाई लून, है कि नहीं? टस प्लाई लून। सारा का सारा बुक आप लोगों को उपलब्ध है कि नहीं? सारा बात उसमें हम लिखे हुए हैं। तो देखिएगा 105 ईस्वी में टस प्लाई लून ने किसकी मदद से? तो कपास एवं मलमल की मदद से, या इसका प्रयोग करके, कपास एवं मलमल का प्रयोग कर, क्या क्या चीज का? कपास और मलमल का प्रयोग कर कागज बनाया था। मलमल का प्रयोग कर क्या बनाया? कागज बनाया, प्रयोग कर कागज बनाया। समझ में आ रहा है बात ना? कागज बनाया, यानी कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? तो ये कहाँ के व्यक्ति थे? चीन के। मैंने पहले ही कहा कि सारा का सारा चीज कहाँ से आया है? चीन से आया है। कहाँ से आया है? चीन से। तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। तो याद रखिएगा यहाँ पे, कागज का आविष्कार, जितना इस सब चीज का आविष्कार होगा ये सब कहाँ होगा? चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन। यानी कागज सबसे पहले कब आया? 105 ईस्वी में। किसने लाया? तो टस प्लाई लून ने लाया, है ना। किसकी मदद से लाया था? कपास एवं मलमल के प्रयोग करके कागज का निर्माण किया। तो देखिए आप इस बात को समझिए, कोई पूछे आविष्कार लगभग जो इसमें पढ़ना है चीन का है, ये है सब। तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। अब कोई आपसे पूछेगा रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ? तो रेशम का भी आविष्कार अभी तो बताए चीन में। कहाँ हुआ? चीन में। आपसे पूछा जाएगा, जैसे देखिए प्रतियोगी परीक्षा का पहला बार प्रयोग, जहां कागज रहेगा वहीं प्रतियोगी परीक्षा होगी। परीक्षा होने के लिए कागज की जरूरत है, और कागज सबसे पहले कहाँ है? चीन में। तो निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई है? चीन में।
तो याद रखिएगा प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई है? चीन में। प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत चीन में। इसी प्रकार से आपको समझ में आना, पहले जो है कागज का पतंग बनता था, तो कागज सबसे पहले चीन में, तो पतंग भी सबसे पहले चीन में। तो पतंग उड़ाने की कला आपसे पूछा जाएगा, पतंग उड़ाने की कला, तो पतंग उड़ाने की कला कहाँ विकसित हुई? चीन में। पतंग उड़ाने की कला कहाँ विकसित हुई? चीन में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार से मुद्रण कला का आविष्कार है कि नहीं? जैसे मुद्रण कला का मतलब हो गया कि मुद्रण कला जैसे छपाई उपाई करने वाला चीज है कि नहीं, तो वो सब कहाँ सबसे पहले? जहां पहले कागज रहेगा तो वहीं होगा। तो मुद्रण कला, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। सब चीजें चीन में होगा, देख रहे हैं ना, सब चीज चीन में, समझे कि नहीं? तो चीन में। तो मुद्रा कला का आविष्कार भी या इसका विकास भी कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। अब आ जाइए आगे। अब इसके बाद आता है ब्लॉक प्रिंटिंग, है कि नहीं? क्या आता है? ब्लॉक प्रिंटिंग। तो याद रखिएगा, ब्लॉक प्रिंटिंग किसे कहेंगे, तो इसको समझिए, ब्लॉक प्रिंटिंग किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो याद रखिएगा, देखिए आप देखे होंगे ब्लॉक प्रिंटिंग, जैसे ऐसे करके धड़ाक से मार देते हैं तो छप जाता है कि नहीं कोई चीज? जहां छापना रहता है तो एक ठो बना लिए, जैसे आप कभी कभी ईंटा उटा में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा और उसी में मटिया डाल दीजिएगा तो जो नमवा का कथिया बनल रहेगा ढांचवा, वही नमवा से छप जाएगा, समझे कि नहीं? तो बस वही चीज है, और क्या। तो स्याही से लगा हुआ ही रहेगा। किससे लगा हुआ रहेगा? स्याही से लगा हुआ, काठ का बना हुआ। किसका? काठ में लकड़ी का, है ना, लकड़ी का बना हुआ क्या है? तख्ती, है ना, लकड़ी का बना हुआ तख्ती कहिए या ब्लॉक कहिए, और कागज पर रख करके उसको क्या करते हैं? छापने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। समझ में आ गया बात? तो इसको देखिएगा तो कैसे लिखेंगे? स्याही से लगा हुआ, स्याही से लगा हुआ, उसमें स्याही डाला हुआ रहेगा, काठ का बना हुआ, काठ का बना हुआ, काठ का बना हुआ क्या चीज? ब्लॉक या तख्ती, ब्लॉक या तख्ती जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे नहीं देखते हैं ईंटवा भी पर आता है तो लकड़िए का रहता है बनाया हुआ ढांचवा, और उसमें मटिया खाली भर दीजिए, ऐसे ऐसे चारों ओर से बराबर कर दीजिए ठोक ठाक करके, और ऐसे निकालेंगे तो ईंटा पर आ जाएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से ब्लॉक या तख्ती का कागज, ब्लॉक या तख्ती जो रहता है उसका कागज पर रख करके, कागज पर रख कर, और क्या कर देना है? तो कागज पर रख करके छापने की विधि को, कागज पर रख कर छापने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। आ गया समझ में? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। अब देख लीजिए, ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ? चीन में। कब शुरुआत हुआ था? 594 ईस्वी में। तो याद रखिएगा इस बात को कि 594 ईस्वी में, कब? 594 ईस्वी में, है ना, ब्लॉक प्रिंटिंग से छपाई, प्रिंटिंग से छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग से छपाई, और छपाई कब? सर्वप्रथम, कब? सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में हुआ। सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में हुआ। सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले, सर्वप्रथम का मतलब कहाँ? सबसे पहले। कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। और रेशम मार्ग तो आप लोग को पढ़वे किए हैं कि रेशम मार्ग जो होता है वह एशिया और यूरोप को जोड़ता है, जहां पर रेशम का व्यापार होता है, साथ ही अन्य चीजों का भी व्यापार होता है, जैसे खाद्य पदार्थ में मसाला का भी व्यापार होता है। कुछ धर्म के लोग वहां पे प्रचार इसका भी करते थे। तो ये सब टाइप का जो है रेशम मार्ग, मैंने आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, तो याद रखिएगा इसमें भी पढ़ना है आपको रेशम मार्ग।
इसमें भी आपको रेशम मार्ग पढ़ना है। तो रेशम मार्ग में क्या होता था, तो प्राचीन काल से चीन, चीन भी उससे जुड़ा हुआ था, है कि नहीं। भारत के बाद क्या है, चीन ही है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि प्राचीन काल से चीन, प्राचीन काल से कौन, चीन से भारत, चीन से भारत। अब मध्य एशिया, मध्य एशिया में 5 देश आते हैं। मध्य एशिया, एशिया के बीचों बीच, एशिया तो महाद्वीप है ना, और एशिया के बीचों बीच को क्या कहेंगे, मध्य। मध्य में कौन कौन सा देश आ जाता है, 5 गो देश आता है। वहां पे कजाकिस्तान है ना, किर्गिस्तान है। उसके बाद आपको आता है उज्बेकिस्तान आता है ना, तुर्कमेनिस्तान आता है, तजाकिस्तान आता है। ये 5 गो देश है। तो मध्य एशिया एवं यूरोप को, मध्य एशिया एवं यूरोप को क्या जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग, है ना, जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग, है ना। जोड़ने वाला कौन सा, व्यापारिक मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं। अगर समझ में ना, तो इसलिए हमको रेशम मार्ग पढ़ाना पड़ गया कि चूंकि यह चीन को भी जोड़ता है। किसको जोड़ता है, चीन को भी। चीन का भी जो व्यापार होता है, तो इसके माध्यम से वो क्या होता है, जुड़ता है। चूंकि इस मार्ग से ज्यादातर क्या चीज का व्यापार होता था, रेशम का व्यापार होता था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, रेशम मार्ग। क्या चीज का, रेशम मार्ग पड़ गया था। समझ में आ गई बात। अब देख लीजिए, अब चीन में जो छपाई मशीन हुआ, तो इसका प्रयोग अब पहले कहां जाएगा, है तो नजदीक भारत, लेकिन भारत में नहीं आकर के उस समय कब्जा था किसका, हम लोगों के यहाँ यूरोपीय देश इंग्लैंड का कब्जा था। तो सबसे पहले यह चीज कहां पहुंचेगा, यूरोप, और यूरोप के बाद फिर कहां आएगा, भारत। समझे कि नहीं। तो अब इस बात को याद रखेगा कि यहां से जो है ब्लॉक प्रिंटिंग या छपाई जो है वह यूरोप लाया। किसने लाया, तो मार्को पोलो, नाम सुने होंगे। कौन है, मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो ने क्या किया, 1295 ईस्वी में, कब, 1295 ईस्वी में, 1295 ईस्वी में चीन से अब कहां उठा करके ले जाएगा, ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप ले गया, है ना, यूरोप लगाया। तो चीन से ब्लॉक प्रिंटिंग कहां ले गया, यूरोप। कहां ले गया, अब यूरोप लाया। तो यूरोप में सबसे पहला देश मिलता है इटली, यानी कि यह इटली में लाया, है ना। यूरोप में सबसे पहला देश क्या मिलेगा, इटली। तो इटली में लाया, वो सबसे पहले कहां लाया, इटली में लाया। आ गया समझ में ना। और उसका अब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि छपाई मशीन यानी कि प्रिंटिंग मशीन के आ जाने से, है ना, एक बहुत बड़ी ऊर्जा का माने संचार हुआ है पूरे देश में। समझे कि नहीं। जहां पे हर चीज को लिखने की परंपरा थी, अब वहां कोई भी चीज को बहुत सारे भागों में हम लोग छाप देते थे। अपनी बात को रखने के लिए हम लोग उसको क्या कर देते थे, छपाई कर देते थे। समझे कि नहीं। तो एक क्रांति का भी रूप लिया है। और प्रेस वालों ने कैसे राष्ट्रवाद को जगाया है, इन सभी बातों को हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, यहां तक की बात आप लोग समझ गए। अब एक और टॉपिक पढ़े जिसका नाम है मूवमेल टाइप। मूवमेल का मतलब होता है मूव माने घूमने वाला, है ना। तो घूमने वाला टाइप के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे मूवमेल टाइप। मूवमेल टाइप में क्या होता था कि देखिए, ज्यादातर लोग जो थे से अंग्रेजी, यूरोप में क्या चलता था, अंग्रेजी चलता था। तो यूरोप में जब अंग्रेजी चलता था, तो अंग्रेजी बोलना या लिखना, तो अंग्रेजी में कितने अक्षर का प्रयोग होता था, 26, ए से लेकर के जेड तक, है कि नहीं। तो घुमा घुमा करके उसी से आकृति बना लिए ए, और उसी को मोड़ दिए तो बन गया बी, उसी से बना लिए सी, उसी को बना लिए टी डी, और उससे वो प्रिंटिंग करते थे, छपाई करते थे। तो उसी को कहता कि घूमने वाला था, है ना, मुड़ने वाला था। तो उसको कहे कि मूवमेल टाइप कह दिए। उसको क्या कह दिए, मूवमेल टाइप कह दिए। तो इसको बोलेंगे कि 11वीं शताब्दी के मध्य, 11वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, मतलब 1000 से लेकर के 1100 साल तक, है कि नहीं। तो उसको क्या कहेंगे, 11वीं शताब्दी। तो 11वीं
सदी के मध्य 11वीं सदी में, 11वीं सदी में कहा, 11वीं सदी में मध्य कोरिया में इसका विकास हुआ था। जैसे उत्तरी कोरिया था और दक्षिणी कोरिया था, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, मध्य कोरिया कहेंगे। और वहां पर ही मूवमेंट टाइप का आविष्कार हुआ और प्रयोग किया गया। तो इसी को लिखवा दे रहे थे। 11वीं सदी में मध्य कोरिया में, कहा, मध्य कोरिया में, मध्य कोरिया में इसका विकास हुआ, इसका विकास हुआ। किसका, मूवमेल टाइप का, इसका विकास हुआ, मूवमेल टाइप का विकास हुआ। और इसमें होता क्या था, अक्षर जो लिखा जाता था इंग्लिश का, वह A to Z लिखा जाता था, माने A से लेकर के Z तक की आकृति बना करके प्रिंटिंग किया जाता था, मूव करके बनाया जाता था। इसलिए इसको क्या कहा गया, मूवमेल टाइप कहा गया, A से लेकर के Z तक। और फिर इसके बाद उत्तरी मध्य कोरिया से फिर कहाँ लाया गया, फिर बाद में यूरोप लाया। बाद में कहाँ लाया इस चीज को, यूरोप में लाया। आया समझ में ना, यूरोप में लाया, तो इसका भी विकास होने लगा। अब इसके बाद देखिए, यूरोप में जो कागज बनने की प्रक्रिया है, तो यूरोप में जो कागज बनने की शुरुआत हुई वह 11वीं सदी में ही हुई। कब हुई है, 11वीं सदी में ही हुई है। क्या चीज बनने के लिए, कागज बनने की प्रक्रिया 11वीं सदी में भी शुरू हुई। एवं यूरोप में जो पेपर मिल की जो शुरुआत हुई है, यूरोप में जो पेपर का मिल बना है वह जर्मनी में बना है। कहाँ बना है, जर्मनी में। और कब बना है, तो 1336 ईस्वी में हुआ है। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है जो एक नंबर में आते हैं, तो याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा, चीन में तो आप लोगों ने पढ़ा कि 105 ईस्वी में ही टल्सप्लाई लुई ने, है कि नहीं, पढ़ा है ना अभी, किसने, टल्सप्लाई लुन ने, टल्सप्लाई लुन ने किसकी मदद से, तो कपास और मलमल की मदद से कागज बना दिया। यानी कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में। लेकिन यूरोप में पूछेगा तो यूरोप में बताएंगे, यूरोप में, है ना, यूरोप बोले तो यूरोप महादेश है, उसमें तो बहुत सारे देश है, फ्रांस है, रूस है ना, इंग्लैंड है, स्पेन है, बहुत सारे देश हैं उसमें। तो यूरोप में इसकी जो शुरुआत हुई है, कागज बनाने की शुरुआत हुई है, वह 11वीं सदी में हुई है। कागज बनाने की शुरुआत, कागज बनाने की शुरुआत कब हुई है, 11वीं सदी में, 11वीं सदी में। आ गया समझ में ना, कब हुई है, 11वीं सदी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप में पेपर मिल की शुरुआत कब हुई, तो यूरोप में पेपर मिल की शुरुआत, तो इसको लिखिएगा, पेपर मिल की शुरुआत हुई 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में। और कहाँ हुई है, तो जर्मनी में हुई है। कहाँ हुई है, जर्मनी में हुई है। अब आ गया समझ में। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है उसका, गुटेनबर्ग, याद रखिएगा, इसका नाम है गुटेनबर्ग। ये सब आपके किताब में पढ़ना है, गुटेनबर्ग का नाम आपको पढ़ना है। तो इसका देखिए, इसका जो जन्म हुआ है, इसका जन्म जो है, गुटेनबर्ग का जन्म, तो इनका जन्म हुआ है कहाँ, जर्मनी में। कहाँ हुआ है, जर्मनी में। तो जन्म हुआ है जर्मनी में। और जर्मनी में कहाँ, तो मेज नगर में। किस, कहाँ पे, जर्मनी में मेज नगर में। इसका परिवार कैसा था, तो कृषक था। और कृषक में भी थे तो ये बहुत बड़े घर के थे, यानी कि जमींदार थे। तो कृषक भी थे और क्या थे, जमींदार भी थे। और साथ साथ इनके परिवार में, माने इनके माता पिता, माने पिताजी जो थे वह व्यापारी भी थे। और जैतून का तेल मैंने बेचने का इनका व्यापार था, समझे कि नहीं। उसी परिवार में इनका जन्म हुआ है। तो देखिए, तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में मेजनगर में। कहाँ पे, तक कृषक। और कैसा कृषक भाई, तो जमींदार टाइप का कृषक। कृषक में भी कैसा, जमींदार। और कैसा, एवं व्यापारी परिवार में हुआ है। एवं कहाँ हुआ है, व्यापारी परिवार में हुआ है, व्यापारी परिवार में हुआ है। तो याद रहेगा नाम। तो क्या किया इन्होंने, देखिए ध्यान से, परिवार में आखिर कोई ना कोई तो बढ़िया काम किया, तभी तो इसका नाम पढ़ने के लिए हम लोगों को आ रहा है। तो सबसे पहले तो इतना परिवार में हुआ है, तो इन्होंने छपाई खाना,
प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था, है कि नहीं, जर्मनी में। तो यही बात को हम पढ़ा रहे हैं। तो परिवार में हुआ इनका जन्म, और यह जैतून से तेल निकालने वाला मशीन की शुरुआत को पहले ही से देखते आ रहे थे, बचपन से ही, चूंकि उनके घर में इसका व्यापार होता था जैतून के तेल का। तो जो पेरने वाला जो तेल का मशीन होता है, तो देखे ना भाई कि जैतून का तेल कैसे निकाला जाता है, यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे तेल निकल रहा है, और उसी चीज का प्रयोग करके, उसी का ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके इन्होंने शीशा से टीन लेकर के, शीशा, टीन और बिस्मथ का प्रयोग करके, है ना, क्या चीज का निर्माण कर दिया, तो प्रिंटिंग प्रेस बना दिया, छपाई खाना का निर्माण कर दिया। नहीं देखते हैं कि आज भी आप लोग पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो छपाई खाना से ही बनता है ना, प्रिंटिंग प्रेस से ही बनता है। तो उन्होंने देख करके प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। समझ में आ गई बात ना। तो ये परिवार में हुआ, और स्थिति क्या थी सो समझ लीजिए, है ना। इन्होंने क्या देखा कि यह जैतून से है ना, जैतून से तेल निकालने वाले मशीन से, है ना, मशीन से शुरुआत से ही क्या थे, तो शुरुआत से ही परिचित थे। तो इसका फायदा उठा करके, इसलिए यह अपने ज्ञान और अनुभव, इसलिए ये अपने ज्ञान एवं अनुभव, क्या चीज, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, है ना, क्या क्या चीज लिया, शीशा, क्या लिया, शीशा, टीन एवं बिस्मथ। सब आपका रासायनिक तत्व तो पढ़ाए हैं ना, शीशा का, टीन का, बिस्मथ का, है ना, के प्रयोग से क्या चीज का निर्माण कर दिया, तो प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस बोले तो छपाई मशीन, क्या चीज का, छपाई मशीन। प्रिंटिंग प्रेस बोले तो क्या चीज, छपाई मशीन का आविष्कार किया। अब आ गया समझ में, आविष्कार किया। और छपाई मशीन के आ जाने से पूरे यूरोप में भी क्रांति आ गई, है कि नहीं। जिस चीज को हाथ से लिखना पड़ता था, अब वही बात को क्या करना पड़ा, छप जाता था। तो याद रखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, गुटेनबर्ग किस धर्म से आते थे, ईसाई धर्म से। भैया जितना भी यूरोप का है आदमी तो ईसाई धर्म न मानता है, तो ये ईसाई धर्म से आते थे। तो याद रखिएगा, तो अपने प्रिंटिंग प्रेस में, अपने छपाई खाना में सबसे पहले जो पुस्तक इन्होंने छाप दिया, वह ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबिल ही छापा था। याद रहेगा ना, बाइबिल ही छपा था। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी, तो याद रखिएगा बाइबिल। बाइबिल क्या है, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या है, गीता, महाभारत, रामायण, ये सब धर्म ग्रंथ है। इस्लाम में कुरान चलता है, क्या चलता है, कुरान। उसी प्रकार से ईसाइयों में जो धर्म ग्रंथ है उसको कहते हैं बाइबिल। क्या बोलते हैं, बाइबिल। तो इन्होंने सबसे पहले किसको छापा था, बाइबिल को ही। तो याद रखिएगा, इस चीज को हम लिख दे रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में गुटेनबर्ग द्वारा, है ना, गुटेनबर्ग द्वारा छपने वाला जो पहला पुस्तक है, छपने वाला पहला पुस्तक है, वह क्या है, बाइबिल। वह क्या है, बाइबिल। वह क्या है, बाइबिल था। आ गया समझ में, वह पुस्तक कौन था, बाइबिल था। यहां तक तो आ गया। अब जरा सा हम लोग मार्टिन लूथर के बारे में अब जरा समझ लेते हैं। किसके बारे में, मार्टिन लूथर। एक हो गया गुटेनबर्ग, अब हम लोग पढ़ लेते हैं मार्टिन लूथर। देखिए मार्टिन जो लूथर थे, इन्होंने क्या किया, तो देखिए मार्टिन लूथर को
पादरियों के द्वारा, पादरी किसको बोलते हैं, तो जैसे ईसाइयों, जैसा अगर मंदिर है तो मंदिर को हम लोग हिंदू लोग मानते हैं, मस्जिद को कौन लोग मानते हैं, मुस्लिम लोग। तो मंदिर में कौन पूजा कराते हैं, पंडित, समझे कि नहीं। तो अब देखिएगा, इसी प्रकार से ईसाइयों के जो मंदिर को चर्च बोला जाता है, तो उस चर्च में कौन पूजा कराते हैं, पादरी, समझे कि नहीं। तो पादरी लोग पूजा कराते हैं। तो पादरी को पादरी जो पूजा करवाने वाले होते हैं, उन लोगों ने मार्टिन लूथर को धर्म विद्रोही बताया था। क्या बताया था, धर्म विद्रोही। क्यों बताया था धर्म विद्रोही, क्योंकि उसने पोल खोला था पादरियों का, है कि नहीं। पादरियों का क्या किया था, पोल खोला था। देखिए, मार्टिन लूथर ने एक बात बहुत सुंदर बताई थी कि मुद्रण जो है, जो छपने वाला जो चीज है, मुद्रण जो है, ये जो मुद्रण है ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है। मुद्रण जो है ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है, महानतम देन है। देखिए क्या बोला था, महानतम देन है एवं सबसे बड़ा तोहफा भी है, लिख देते हैं, एवं सबसे बड़ा तोहफा भी है, सबसे बड़ा तोहफा भी है। अब देखिए, देखिए मार्टिन लूथर क्या करते थे, यह धर्म के नाम पर जो कुछ लोग बुराई करते थे या धर्म के नाम पर जो ढकोसला करते थे, है ना, चूंकि पादरी लोग जो उस समय होते थे, उनका ये कहना था कि ईश्वर ने हमें यहां पर ज्ञान देने के लिए भेजा है। आप लोगों को जो है ना, हम लोग एक तरह से कहिए तो ईश्वर का दूत है ना। हम लोगों को किसने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है। और आपको किसी भी काम में सफलता प्राप्त करना है या अपने पाप को मिटाना है, तो आपको पादरी द्वारा दिए गए पूजा पाठ से ही, दान से ही आप अपने पाप को धुला सकते हैं, समझे कि नहीं। ये सब जो बात बोलता था पादरी लोग, तो जनता इसके पक्ष में आ जाती थी और लगता था कि वास्तव में इन लोग ईश्वर का दूत है, इस तरह से भावना बनाता था। साथ ही है ना, एक चीज और था कि मार्टिन लूथर ने पूरी बाइबिल पढ़ ली थी, क्योंकि बाइबिल सभी लोगों को ज्ञान नहीं था, है कि नहीं। काहे कि कोई छापने वाला चीज ही नहीं था कि बाइबिल को छाप सके और लोग उसको पढ़ सके। आज हम लोग क्यों पढ़ पाते हैं किसी चीज को, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग हो चुकी है, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से उस चीज को पढ़ लेता था। लेकिन जब उस समय छपने वाला मशीन ही नहीं था, तो आदमी क्या पढ़ता। लेकिन जैसे ही गुटेनबर्ग ने छापा, तो मार्टिन लूथर उठे से सब पढ़ गए, समझे कि नहीं। और पढ़ करके पूरा जानकारी जब प्राप्त कर लिए, तो बोला कि जितना भी बात पादरी बोलता है वो सब तो बाइबिल में लिखा ही नहीं है। और हमेशा उन लोग है ना, यही धर्म की बात करता है कि धर्म में लिखा हुआ है कि आप अगर गोली भी मार करके आइएगा ना, आप पादरी का शरण ले लीजिएगा, और पादरी अगर आपको माफ कर दिया तो मतलब ईश्वर आपको माफ कर दिया, समझे कि नहीं। अब बताइए, ये सब ढकोसला बात है कि नहीं है ना। जैसे कैसे हम ही लोग में क्या है भाई, कि कोई आदमी मरता है तो उसको दान दहेज में पंडित जी बताते हैं कि यहाँ दान कीजिएगा ना हमको, तो ये सब सुविधाएं आपके बाबा को, आपके परबाबा को, आपके जो है ना माता पिता को ऊपर में मिलेगा। आपको दान करने से ऊपर में कैसे मिलेगा, तो बताइए, तो साबित कीजिए, तो है कि नहीं। तो इसी बात का खंडन करते थे कौन, मार्टिन लूथर, है ना। बोलते थे कि नहीं, आप लोग ईश्वर का भेजा हुआ दूत नहीं है ना, आप लोग खाली ठग रहे हैं, है कि नहीं। तो अब बताइए, इन लोगों के धर्म पर है ना मार्टिन लूथर ने जो घात किया था, तो इससे तो बहुत सारे लोग बात भी सही बता रहा है मार्टिन लूथर कि नहीं, ये तो भैया ये तो फिरकी ले रहा है। अगर ये भगवान का दूत है तो आपकी सेवा करने से मेरे पूर्वजों को सब कुछ सही हो जाएगा, तो दवाई टैबलेट आप ही को खिलाएंगे, ऑपरेशन आप ही को करेंगे, उनको बीमारी अगर होगा तो, है कि नहीं। बहुत मैंने इस तरह की बात था। और इसी का क्या करता था, विरोध करता था कौन, मार्टिन लूथर। तो पादरियों ने कहा कि अरे ये तो धर्म विरोधी आदमी है कि नहीं। उसको क्या कह दिया, धर्म विरोधी आदमी है। ये तो चिढ़ता था सब पादरी लोग इसके नाम से, समझे कि नहीं। इसने चैलेंज कर दिया था मार्टिन लूथर ने कि जिस बाइबिल में आप लोग बोल रहे हैं कि ये चीज लिखा हुआ, वो चीज लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने बाइबिल पढ़ी है, और जिनको भी टकराना है हमसे ना, तो आकर के टकरा ले, हम उनसे संवाद करेंगे, हम उनसे जो है से फरिया लेंगे,
है कि नहीं? तो किसी को हिम्मत भी नहीं पड़ता था, क्योंकि पादरी लोग भी बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते थे। तो मार्टिन लूथर जो है इसने क्या किया, पादरियों के खिलाफ में छपाई मशीन के सहयोग से हैंडबिल बना लिया। हैंडबिल समझते हैं ना? नहीं देखते हैं कि स्कूल कोचिंग का प्रचार के लिए छोटा छोटा हाथ में थमाने वाला दिखेगा, आप जब रोड पर चलिएगा तो आदमी धरा देगा कि लीजिए पढ़िए, है ना? किसी चीज का प्रचार जो है से आपको पढ़ा देगा। तो उसी प्रकार से ढेर सारा ये छपवाया और लोगों में बांटना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे लोग जो है से, है ना, असलियत को समझने लगे। तो कुछ लोग जो है से मार्टिन लूथर का साथ देने लगे, और कुछ लोग जो है से किसका साथ देने लगे, पादरी लोगों का साथ देने लगे। तो ईसाई धर्म कितने भाग में बट गया था? 2 भाग में। उस समय ईसाई धर्म कितने भाग में बट गया? 2 भाग में बट गया। और याद रखिएगा, जो मार्टिन लूथर को मानता था उसको हम लोग न्यू टेस्टामेंट कहते थे। क्या कहते थे? न्यू टेस्टामेंट। आपको पढ़ना है उसको क्या बोलते हैं? न्यू टेस्टामेंट। और जो पादरी की बात मानता था तो वो हो गया आपका प्रोटेस्ट। उसको क्या कहा जाता था? प्रोटेस्ट। यानी कि जो धर्म की बात माने प्रोटेस्ट, और जो मार्टिन लूथर की बात मानता था उसको न्यू टेस्टामेंट कहते थे। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से वहां पर हुआ क्या चीज, तो न्यू टेस्टामेंट और टेस्टामेंट, उसको बोलिए प्रोटेस्ट नहीं, ऐसे बोलिए न्यू टेस्टामेंट और टेस्टामेंट, तो 2 भाग में बट गया। तो न्यू टेस्टामेंट यानी कि जो मार्टिन लूथर की बात मान रहा था उसको टेस्टामेंट कहते थे। क्या बोलते थे? न्यू टेस्टामेंट कहा जाता था। और उसके समर्थक को प्रोटेस्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रोटेस्ट। और जो पादरी की बात मानता था तो उसको बोला जाता था टेस्टामेंट। क्या बोला जाता था? टेस्टामेंट। और उसके जो समर्थक थे उसको बोला जाता था कैथोलिन। क्या बोला जाता था? कैथोलिन। तो यानी कि यहां पर मार्टिन लूथर को, है ना, क्या कहा? विद्रोही धर्म वाला कहा। क्या कहा? धर्म विद्रोही कहा। क्या कहा? धर्म विद्रोही। धर्म विद्रोही या विरोधी कहा, धर्म विरोधी कहा इसको। और यहां पर ईसाई धर्म कितने भाग में बट गया? तो ईसाई धर्म इसकी वजह से 2 भाग में बटा। ईसाई धर्म 2 भाग में। एक क्या हो गया, जो मार्टिन लूथर ने क्या किया था? हैंडबिल छपवा करके लोगों को सच्चाई सामने लाया, पादरियों की सच्चाई सामने लाया, है ना, पादरियों का पोल खोलने लगा। तो उस बिल को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस बिल को हम लोग कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। समझे कि नहीं? बल्कि लिख देते हैं मार्टिन लूथर, है ना। तो हैंडबिल छपवा कर, चूंकि उस समय छपा वाला मशीन हो गया था, छपवा कर, है ना, पादरियों का पोल खोला, पादरियों का पोल खोल दिया। तो जब पोल खोला तो इस बिल को क्या कहते थे? तो इस बिल को क्या कहते थे? तो इस बिल को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। और देखिए ध्यान से, न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। अब जो पादरी लोग थे, तो पादरी लोग जो बताता था, है ना, पादरी जो बताता था उसको बोलते थे टेस्टामेंट। क्या बोलते थे? टेस्टामेंट। तो यहां पर एक हो गया न्यू टेस्टामेंट, एक हो गया टेस्टामेंट। आ रहा समझ में ना? तो न्यू टेस्टामेंट के जो समर्थक थे उसको बोला जाता था प्रोटेस्ट। यानी कि न्यू टेस्टामेंट के समर्थक को क्या बोलते थे? प्रोटेस्ट। क्या बोलते थे? प्रोटेस्ट। और टेस्टामेंट के समर्थक को क्या बोला जाता था? तो इसको बोला जाता था कैथोलिन। क्या बोला जाता था? कैथोलिन। तो आप एकदम ध्यान से इस बात को समझिएगा। जो मार्टिन लूथर सच्चाई बताता था, पादरियों को ईश्वर का दूत नहीं मानता था और बोलता था ये कि भाई पाप आप कीजिएगा तो उसकी सजा ईश्वर आपको देगा। ऐसा नहीं है कि आप, है ना, घूस दे दीजिएगा पादरी लोग का तो आपका ही माफ करवा देगा, इनमें शक्ति नहीं है कि नहीं? वो कुछ नहीं करवा सकते हैं, पाप की सजा आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। पहले क्या था, जो गलती भी करके आता था ना तो ऐसे ऐसे कर करके जो है पूजा पाठ कर देता था, तो सोचता था कि गलती मेरा माफ हो गया। समझे कि नहीं? कैसे आज हम लोग पंडित जी कहते हैं कि नहीं पापों कर लीजिएगा, गंगा में स्नान कर लीजिएगा, सब पाप खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं, पाप की सजा तो मिलेगी। समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसकी मार्टिन लूथर ने जो विद्रोहियों का पादरियों का जो पोल खुला,
तो इसको बोला जाता है न्यू टेस्टामेंट। और उसके समर्थक यानी कि मार्टिन लूथर का जो समर्थक था उसको प्रोटेस्ट, और पादरी का जो समर्थक था उसको क्या बोलते हैं, कैथोलिन। अब आ गया समझ में? तो मार्टिन लूथर के बारे में समझ लिए। अब चलिए एक शब्द आता है यहां पर, ध्यान समझिएगा, इक्विजेशन। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इक्विजेशन क्या है? एक शब्द है इक्विजेशन, तो पूछा जाएगा कि इक्विजेशन क्या है। तो देखिए यह शब्द है, तो यह है क्या चीज, इसके बारे में एक लाइन में हम लोग समझ लेंगे। तो देख लीजिए, धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए, जैसे पादरी लोग क्या कर रहा था, दबा रहा था इस सब बात को। तो धर्म विरोधी किस कौन था, तो मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर एक तरह से क्या कर रहा था, तो धर्म का सही ज्ञान दे रहा था, और पादरियों के द्वारा जो बताया गया अनर्गल बात था उसको गलत साबित कर रहा था। तो धर्म विद्रोही यानी कि धर्म विरोधी जो है उसके विचारों को दबाने के लिए, दबाया क्यों जा रहा था कि अगर ये रह गया और सच्चाई सामने ला दिया तो कोई भी आदमी अब चर्च पर विश्वास करेगा, कोई भी आदमी पादरी पर विश्वास करेगा, तो भैया हम लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो इसलिए उसके विचारों को दबाने के लिए इक्विजेशन शब्द का प्रयोग किया। क्या चीज का? इक्विजेशन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके तहत प्रचारकों और संपादकों, प्रचारक का मतलब होता है कि जैसे जो प्रचार करने वाला लोग है, और संपादक का मतलब होता है जो मैंने छपवाता है, बोल करके जो छपवाता है। जैसे नहीं देखते हैं कि मैंने लिखा हुआ था संवाददाता फलना कुमार, यानी कि यह न्यूज किसने छापा है, वही आदमी ने, जो संवाददाता है। समझे कि नहीं? तो वो संवाददाताओं को या संपादकों को तथा पुस्तक विक्रेता को क्या कर रहा था, रोक लगाने का प्रयास किया गया था। किन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था, तो पादरियों के द्वारा। समझे कि नहीं? किसको रोका गया, तो भैया ये लोग जो धर्म के विरोधी आदमी है, मार्टिन लूथर को धर्म का विरोधी कहा गया है। समझे कि नहीं? कि यह धर्म का विरोध कर रहा है, उसको रोकने के लिए जो हैंडबिल जो बनवाया था, भैया उसको छापो मत तुम लोग, और तुम लोग छाप भी दिया तो तुम लोग लो मत, और ले भी लिया है तो उसको पढ़ो मत। समझे कि नहीं? तो इन तीनों चीजों पर रोक लगाने के लिए पादरियों ने इक्विजेशन शब्द का प्रयोग किया था। समझ में आ गई बात? अब तो इस बात को हम लिख देते हैं कि धर्म विरोधी विचारों को धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए, इक्विजेशन शब्द का प्रयोग हुआ। इक्विजेशन शब्द का प्रयोग हुआ, आया समझ में? इक्विजेशन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके तहत किसको प्रचारकों, संपादकों तथा पुस्तक विक्रेता पर क्या चीज पर? पुस्तक विक्रेता पर क्या किया गया? पुस्तक रोक लगाने का प्रयास किया गया, रोक लगाने का प्रयास किया गया। आ गया समझ में? अब आगे बढ़ेंगे, आप लोग यहां पर हैं? प्रयास किया गया। अब आ जाइए, अब धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस कहां आया है? भारत में। आप लोगों ने देखा कि चीन में तो सबसे पहले इसका निर्माण ही हो गया, और चीन से कहां पहुंच गया? यूरोप। अब यूरोप से कहां आएगा धीरे धीरे? भारत। तो भारत में अगला क्वेश्चन दे देते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास। देखिए भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए सबसे पहले यहां पर पुर्तगाली था। 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। समझे कि नहीं? किसका खोज करने के लिए? उसको तो भेजा गया था अमेरिका की खोज करने के लिए, और खोज कर दिया, भारत के रास्ते की खोज कर दिया था। तो पुर्तगालियों ने किया था सबसे पहले, वही लोग है ये था
तो पुर्तगाली लोग कब यहाँ थे? 16वीं शताब्दी में थे। 16वीं शताब्दी का मतलब 1500 से लेकर के 1600 तक, तो वही लोग थे। तो देखिए ध्यान से, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, तो ध्यान से समझिएगा कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का, है ना, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस, है ना, की स्थापना का श्रेय, स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को कब? 16वीं शताब्दी में। कब इन लोग आए थे? 16वीं शताब्दी में। अब देखिए, चूंकि पुर्तगालियों के बाद फिर कौन आए थे? अंग्रेज। कौन आए थे? अंग्रेज। तो भाई अंग्रेजों ने भी तो प्रिंटिंग प्रेस को बढ़ावा दिया होगा इस समय में भारत में, चूंकि भारत में अधिकार किनका हो गया था? इंग्लैंड का। तो अंग्रेज लोग जो थे उसको आधुनिक रूप से प्रिंटिंग प्रेस, आधुनिक रूप से प्रिंटिंग प्रेस 1766 ईस्वी में। कब? 1766 ईस्वी में विलियम वोस्टेन ने भारत में स्थापित किया था। किसने? विलियम वोस्टेन ने। याद रखिएगा ये नाम। देखिए, विलियम क्या नाम था उसका? वोस्टेन। वोस्टेन ने भारत में स्थापित किया था। विलियम वोस्टेन ने भारत में स्थापित किया था। देखिए, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, प्रिंटिंग मशीन धीरे धीरे और बेहतरीन होते जाएगा। समझे कि नहीं? छपाई करने वाला जो मशीन है और बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जब मोबाइल आया था तो बटन सिस्टम चलता था। धीरे धीरे में आधुनिकरण हुआ। तो आप आज के डेट में देखिए और सबसे पहले जो मोबाइल लिए थे उसको देखिए, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होगा, है कि नहीं? तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो प्रिंटिंग मशीन भी उसी तरह से आधुनिकरण की ओर हो रहा था, मैंने धीरे धीरे और बेहतरीन हो रहा था। पहले से क्या हो रहा था? बेहतरीन हो रहा था। समझ में आ रही है बात ना? तो बोलबे नहीं करता है। तो ये हम बोलेंगे तब आप लोग बोलिएगा जी, आप लोग बोलबे नहीं करते हैं पीछे से, है ना। आधुनिक रूप से प्रिंटिंग प्रेस जो है 1766 ईस्वी में विलियम वोस्टेन ने भारत में इसको स्थापित किया था। अब देखिए, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो प्रिंटिंग मशीन के आ जाने से एक क्रांति आ गई थी। और अब जो है से इसके आ जाने के बाद समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। क्या प्रकाशित हो रहे थे? समाचार पत्र। और समाचार पत्र जो प्रकाशित हो रहे थे तो उससे हम लोगों को जानकारी मिल रही थी हर चीजों की, है ना। किताबें छपने लगी थी, पुस्तकें छपने लगी थी, कविताएं छप रही थी, लोग उसको पढ़ रहे थे छपाई मशीन के आ जाने से। तो याद रखिएगा, भारत में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम छपने वाला पहला समाचार पत्र, समझे कि नहीं? और यही क्वेश्चन आपको आता भी है क्वेश्चन में और आप लोग को आया भी है। भारत में सर्वप्रथम, देखिए, सर्वप्रथम छपने वाला, भारत में सर्वप्रथम छपने वाला माने समाचार पत्र, सर्वप्रथम छपने वाला समाचार पत्र, समाचार पत्र। देखिए, जिस नाम को हम ले रहे हैं वह नाम है, याद रखिएगा, बंगाल गजट। क्या नाम है उसका? बंगाल गजट। बंगाल गजट कर करके समाचार पत्र आता था उस समय, बंगाल गजट। तो बंगाल गजट जो अंग्रेजों ने छपवाया था 1780 ईस्वी में। कब? 1780 ईस्वी से। तो इसका जो बंगाल गजट जो निकलता था तो उसका नाम था, जो छपवाता था, जो समाचार पत्र निकालता था अंग्रेज, उसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, है ना। क्या नाम था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 1780 ईस्वी में लिख देते हैं। कौन? जेम्स
है ना, ऑगस्टस, क्या नाम है, जेम्स ऑगस्टस, जेम्स ऑगस्टस। और क्या नाम है इसका, हिके। कब, 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में। तो यह किसके द्वारा निकलता था, तो यह अंग्रेजों के द्वारा निकलता था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अब यहां पर एक क्वेश्चन है और है कि भारत में सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा, किसके द्वारा, भारतीयों द्वारा, सर्वप्रथम किसके द्वारा, भारतीयों द्वारा छपने वाला समाचार पत्र, छपने वाला समाचार पत्र, समाचार पत्र, तो ये भी था बंगाली गजट। ये भी कौन था, बंगाल गजट। तो बंगाल गजट करके दो पेपर आता था। एक हो गया अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा छपा था 1780 ईस्वी में, और ये जो छपा था ये भारतीयों के द्वारा छप रहा था, बंगाली गजट करके नाम था उसका भी। एक ही नाम से दो को था, तो बंगाल गजट इसका भी नाम था, लेकिन इसको छपवाया था कौन, गंगाधर भट्टाचार्य। क्या नाम था, गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य। और ये कब, तो गंगाधर भट्टाचार्य 1816 ईस्वी से, 1816 ईस्वी से। आ गया समझ में। तो बंगाल गजट नाम याद रखिएगा। बंगाल गजट करके दो समाचार पत्र आता था, एक भारतीयों के द्वारा और एक अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए प्रेस जो है, जो प्रेस है, तो प्रेस दो तरह के प्रेस थे। कितने तरह के, दो तरह के प्रेस थे। एक अंग्रेजों का था और एक भारतीयों का प्रेस था। तो जो अंग्रेजों का प्रेस था उस प्रेस को एंग्लो इंडियन प्रेस, चूंकि एंग्लो माने अंग्रेज, इंडिया में चूंकि वो थे तो एंग्लो इंडिया उसको बोला गया और प्रेस का नाम दिया गया एंग्लो इंडिया प्रेस। तो एंग्लो इंडिया जो प्रेस था वह क्या करता था, अंग्रेजों का था, और जो भारत का था उसको हम लोग भारतीय प्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भारतीय प्रेस कहते हैं। समझ में आ गया बात है। तो अब यहां पे हम लोगों को मुख्य रूप से ये बात को पढ़ना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों के द्वारा जो छपने वाले समाचार पत्र थे वे कौन कौन से हैं। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीयों द्वारा जो समाचार पत्र छपते थे वे कौन कौन छापते थे और कौन कौन से समाचार पत्र हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे कि नहीं। तो बारी बारी से हम लोग दोनों के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अंग्रेजों द्वारा छपने वाले कुछ समाचार पत्र। अंग्रेजों द्वारा, है ना, छपने वाले कुछ समाचार पत्र। देखिए समाचार पत्र आ जाने से, है ना, अब सभी चीजों की जानकारी हम लोगों को मिल रही थी। सभी चीजों की जानकारी का मतलब क्या था कि आंदोलन कैसे हो रहा है ना, या भारत के भी लोग अपनी बात को समाचार पत्र के माध्यम से लिखते थे तो सारे लोग पढ़ लेते थे, है ना। पहले कोई भी बात, है ना, मुंह से बोल करके करते थे। अरे मुंहवा खोलो, है ना, तोहनियों बोल रहे, तोहनिए के बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। मुंहवा तनी खोलिए, जब मुंहवा जो सटल है ना चिपकाले सही फेविकॉल से, तनी फेविकॉल से हटाइए जरा सा इसको, है ना। अंग्रेजों द्वारा कुछ जो समाचार पत्र थे उनमें सबसे प्रमुख जो समाचार पत्र आता है जिसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया। बोलिए जोर जोर से, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा चलता था, अंग्रेजों का समाचार पत्र था। और अंग्रेजी में होगा, अंग्रेजों का होगा तो किस में होगा, इंग्लिश में ही होगा। और कब आया था, 1861 में, याद रखिएगा कब आया था, 1861 में। दूसरा जो इन लोगों के द्वारा छपने वाला समाचार पत्र था उसका नाम था स्टेट्समैन। क्या नाम था, स्टेट्समैन। स्टेट्समैन करके समाचार पत्र आता था। तो स्टेट्समैन जो है, तो इसका मालिक जो था ना उदार प्रवृत्ति का था। कैसा था, जो अंग्रेज में था तो कैसा था, इसका मालिक उदार प्रवृत्ति का था। उदार प्रवृत्ति बोले तो वह अंग्रेजों का भी
कुछ बात लिख देता था और भारतीयों का भी कुछ बात लिख देता था। जो भारतीयों पर अन्याय होता था उसको भी खुलेआम लिख देता था, है कि नहीं, और अंग्रेजों का भी जो बर्बरतापूर्ण कार्य करता था उसके बारे में भी छाप देता था। तो ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का मिजाज का आदमी था। समझे कि नहीं समझे? अब स्थिति को देख लीजिए, और कौन कौन से समाचार पत्र थे उसको समझ लीजिए जरा सा। अब देख लीजिए तीसरा, और कौन कौन से समाचार पत्र आते थे उन लोगों के द्वारा। तो एक आता था इंग्लिश मैन कर करके। क्या आता था? इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन कर करके खबर आती थी अंग्रेजों का। तो इंग्लिश मैन जो आता था वह रूढ़िवादी था। क्या था? रूढ़िवादी, पुराने विचारधाराओं वाला रूढ़िवादी था। साथ ही घोर प्रतिक्रियावादी था। ये इसका मालिक कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी। घोर प्रतिक्रियावादी था। यह भारतीयों के खिलाफ में बात लिखता था और अंग्रेजों के समर्थन में बात लिखता था। और एक था क्या नाम है उसका? पायोनियर। क्या नाम था अखबार का? पायोनियर। तो पायोनियर करके एक अखबार आता था अंग्रेजों का। ये अखबार तो एकदम समझिए कि जो सरकार का समर्थक जिसको बोलते हैं ना, है ना, जैसे आज हम लोग कैसे कहते हैं कि भैया इन लोग जो मीडिया वाले हैं वो गोदी मीडिया वाला है। विरोधी लोग कहता है ना इस बात को कि गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया का मतलब क्या हो गया कि गोदी मीडिया क्या होगा कि नरेंद्र मोदी की ही बात ही सब छापता है, खाली उनकी बुराई नहीं करने वाला। समझे कि नहीं? सरकार का बुराई नहीं करने वाले को गोदी मीडिया इन लोगों ने, विरोधियों ने कहा। समझे कि नहीं? यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के समर्थन की बात लिखता था। तो उसी प्रकार से पायोनियर जो एक समाचार पत्र था अंग्रेजों का, यह सरकार के समर्थन में था। सरकार के समर्थन का मतलब क्या? उस समय सरकार किसकी चलती थी? तो अंग्रेज की चलती थी। तो यह सब बात किसको लिखता था? सरकार के समर्थन में लिखता था। सरकार के समर्थन में लिखता था। और किसका विरोध करता था? तो भारतीयों का विरोध करता था। भारतीयों का क्या करता था? ये विरोध। आ गया समझ में? और एक और अखबार था इन लोगों का जिसका नाम था सिविल एंड मिलिट्री गजट। क्या नाम था? सिविल एंड मिलिट्री गजट। मिलिट्री गजट, सिविल एंड मिलिट्री गजट। ये कहां से छपता था? तो लाहौर से। कहां से? लाहौर से। यह लाहौर से छपता था। आज लाहौर कहां है? पाकिस्तान में। यह लाहौर से छपता था। उस समय भारत पाकिस्तान सब एक में था। समझे कि नहीं? तो यह कहां से छपता था? लाहौर से सब छपता था। तो ये तो था अंग्रेजों द्वारा छपने वाले कुछ समाचार पत्र। और थे, लेकिन इतना को ही आपको समझना है। समझे कि नहीं? और थे, उनकी बात अभी नहीं करनी है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसी तरह से भारतीयों द्वारा छपने वाले भी समाचार पत्र होंगे और कुछ पत्रिकाएं होंगे। पत्रिका बोले तो, समाचार पत्र बोले तो जो रोज आता है, जैसे आज कैसे हिंदुस्तान है, प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है ना, आज है, नवभारत टाइम्स है। तो प्रतिदिन आप लोग नया नया खबर पढ़ते हैं कि नहीं? तो ये हो गया दैनिक, उसको बोलेंगे दैनिक समाचार पत्र। और देखिएगा पत्रिका आता है एक ठो जो साप्ताहिक आता है, सप्ताह में एक के बार आएगा वो, है ना। और कुछ जो है सो जो महीना में एक बार आएगा। पहले चल रहा था सरस सलील टाइप पे चलता था, है ना। इंडिया टुडे चलता था जो महीने में, सप्ताह में एक बार आता था। समझे कि नहीं? एक होता है जो रोज आता है जिसको हम लोग कहते हैं दैनिक समाचार पत्र। तो भारतीयों के भी द्वारा छपने वाले जो समाचार पत्र थे उनको देख लीजिएगा, तो ध्यान से समझिएगा। भारतीयों द्वारा क्या चीज? भारतीयों द्वारा छपने वाला समाचार पत्र। भारतीयों द्वारा छपने वाला समाचार पत्र, पत्रिकाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, इसलिए इसको ध्यान से हम लोगों को समझना है। देखिए कैसे से भारतीयों द्वारा जो छपने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं उनमें सबसे पहला देख लीजिए
अपने यहाँ एक समाज सुधारक थे, बहुत विद्वान आदमी थे, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। किसका अंत किया था? सती प्रथा का। ये सती प्रथा का अंत किए थे, याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत क्या अकेले कर दिए थे? नहीं, उस समय अंग्रेज प्राधिकारी जिसका नाम था विलियम बेटिंग। क्या नाम था? विलियम बेटिंग। क्या नाम था? विलियम बेटिंग। तो विलियम वेंटिंग की सहायता से, वेंटिंग की सहायता से समाप्त किए थे क्या चीज? सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब होता है कि अगर किसी महिला का पुरुष यानी कि उसका पति अगर एकाएक मर जाए तो फिर महिला को भी जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, उसके साथ चिता पर जिंदा ही बैठा दिया जाता था औरतों को। समझे कि नहीं? आप देखे होंगे रामायण में, तो रामायण में देखे होंगे कि जब रावण मर जाता है तो मंदोदरी भी साथ में क्या हो जाती है? चिता पर बैठ करके रावण के साथ जल जाती है कि नहीं? तो होता क्या था कि बहुत सारे जिनकी शादी आज ही कल में हुई है और उसके पति मर गए, तो अब बताइए ना, 12 साल 14 साल 15 साल 18 साल 20 साल 22 साल की लड़की को भी है ना, जिसको बढ़िया से जान पहचान भी नहीं रही है, अभी 2-4-10 दिन अभी शादी किए हुए हुआ है, महीने दिन हुआ है, उसको भी मरना पड़ता था। बात जबरदस्ती यह प्रक्रिया थी पहले, सती प्रथा। तो ये तो ठीक था। अगर ये भी रहता कि अगर पत्नी मर गई तो पति को भी बरियारी बैठा देता, तब न बहादुरी थी। लेकिन ऐसा नहीं था। जब अगर पत्नी मर जाए तो वह पति दूसरा शादी कर सकता था, लेकिन अगर पति मर जाए तो वह लड़की दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, बल्कि उसको मरना पड़ता था। इसी को बोलते थे सती प्रथा। तो इसका अंत होना जरूरी था कि नहीं था? और वही काम किया था कि इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने, कि नहीं गलत बात है। अब बेचारी जो है वो दूसरी शादी करेगी या नहीं करेगी तो जिंदगी भर अपना बच्चों के साथ में वो रहेगी, है कि नहीं? मरना कौन जरूरी है? अब पहले बरियारी बैठा दिया था चिता में, है कि नहीं? आज देखिए तो कितना बढ़िया काम किए ना बढ़िया से ये। तो ये था। और याद रखिएगा, इसीलिए इनको जो है, इसीलिए इनको जो है आधुनिक युग का पिता भी, जनक भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का पुनर्जागरण या जनक भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक या पुनर्जागरण भी कहा जाता है। पुनर्जागरण भी कहा जाता है किनको? राजा राम मोहन राय को। समझे कि नहीं? और इन्होंने 3 पत्रिका निकाली थी राजा राम मोहन राय ने। कितनी पत्रिका? 3 पत्रिका। पहली जो पत्रिका थी उसका नाम था संवाद कौमुदी। याद रखिएगा, उसका नाम क्या था? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ये एकदम ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये जो था हिंदुओं में जो कुरीतियां थी, हिंदू में जिस कैसे सती प्रथा कुरीति ना था इस टाइप का, तो हिंदू कुरीतियों का विरोध था इसमें। इसमें क्या था? हिंदू कुरीतियों का विरोध था। इसमें कुरीतियों का विरोध करते थे इस पत्रिका के माध्यम से। समझे कि नहीं? और यह बंगाली भाषा में आता था। किस भाषा में आता था? बंगाली भाषा में आता था। याद रखिएगा, किस भाषा में आता था? बंगाली भाषा में। और ये कब आया था? तो याद रखिएगा 1821 में। कब? 1821 में। याद रहेगा ना? यह कब आया था? 1821 में आया था। अंग्रेज बहुत खुश थे कि अरे ये तो हिंदुओं का विरोध कर रहा है। समझे कि नहीं? इनकी जो दूसरी पत्रिका थी, तो इस पत्रिका का जो नाम था, उसका नाम था मिरातुल अखबार। क्या नाम था? मिरातुल अखबार। अगली जो पत्रिका थी उसका नाम था मिरातुल अखबार। तो जो मिरातुल अखबार था वह मुस्लिमों की कुरीतियों के बारे में लिखता था, है ना? मुस्लिम कुरीतियों के बारे में।
कुरीतियों का विरोध उसमें होता था। इसके बारे में मुस्लिम कुरीतियों का विरोध होता था। और चूंकि इसको मुसलमान लोगों के लिए ही लिखते थे, तो यह किस भाषा में आता था? फारसी भाषा में। किस भाषा में आता था? फारसी भाषा में। अंग्रेज और खुश हो रहा है कि वाह, ये तो हिंदू का भी शिकायत कर रहा है, मुस्लिम का भी शिकायत कर रहा है, तक राजा राम मोहन तोरो शिकायत करेंगे। तीसरा इन्होंने पत्र लिखा, तीसरी पत्रिका इन्होंने निकाली। तीसरी पत्रिका का नाम था ब्रह्म निकल मैगजीन। क्या नाम था उसका? ब्रह्म निकल मैगजीन, है कि नहीं? मैगजीन, इसका नाम था ब्रह्म निकल मैगजीन। यह किसमें था? अंग्रेजों की कुरीतियों के बारे में, अंग्रेजों का विरोध था इसमें। किसका विरोध होता था? अंग्रेजों का विरोध होता था। और निश्चित तौर पर है कि अंग्रेजों का विरोध होगा तो अंग्रेजी भाषा में आएगा। किस भाषा में आएगा? अंग्रेजी भाषा में आएगा। तो राजा राम मोहन राय बहुत विद्वान थे, इन्होंने, है ना, हर भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, समझे कि नहीं? बहुत सारी भाषाओं को इनको पता था। इसलिए इनका 3 अखबार जो आपके परीक्षा में ये आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए याद रखिएगा। संवाद कौमुदी, दूसरा है मिरातुल अखबार, और तीसरा है ब्रह्म निकाल मैगजीन। एक जो है आपका हिंदू कुरीतियों का विरोध करते थे, मुस्लिम के कुरीतियों का विरोध करते थे, और इसमें किसका विरोध कर रहे थे? अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। आ गया समझ में? अब दूसरा व्यक्ति कौन थे? तो एक नाम था जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ये जो थे, और एक इसमें एक और आदमी जुड़े हुए थे, इनका नाम था मनमोहन घोष। क्या नाम था? मनमोहन घोष एवं मनमोहन घोष। मनमोहन घोष, इन दोनों के द्वारा एक और पत्रिका निकाली जाती थी जिसका नाम था, समाचार पत्र था जिसका नाम था इंडियन मिरर। क्या नाम था? इंडियन मिरर। ये निकालते थे कौन सा पत्रिका? इंडियन मिरर। ये समाचार पत्र था इंडियन मिरर। और इंडियन मिरर जो था, यह भारत कर्क रेखा से अगर ऊपर चले जाएगा तो उत्तरी भारत, और कर्क रेखा से नीचे आ जाइएगा तो उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? दक्षिणी भारत। तो यह जो पेपर चलता था उत्तरी भारत में चलता था। कहां चलता था? उत्तरी भारत का समाचार पत्र था। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं कि उत्तरी भारत का समाचार पत्र था। ये उत्तरी भारत का समाचार पत्र था, समाचार पत्र था। और यह कैसा समाचार पत्र था? तो यह दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक माने रोज निकलने वाला, दैनिक समाचार पत्र था। ये समाचार पत्र है। ये आ गया समझ में? उस समय में जो समाचार पत्र निकलते थे जिसके माध्यम से सभी बातें लिखी जाती थी, तो ये था भारतीयों के द्वारा। एक थे नाम जिसका नाम था केशव चंद्र घोष। क्या नाम था? अरे केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा जो समाचार पत्र निकलता था उसका नाम था सुलभ नामक समाचार पत्र। क्या नाम था? सुलभ। क्या नाम था उस समाचार पत्र का? सुलभ। और बंगाली भाषा में आता था। ये दैनिक समाचार पत्र था, बंगाली भाषा में दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक समाचार पत्र था। ये कैसा समाचार पत्र था? दैनिक। तो सुलभ नाम से आता था, बंगाली भाषा में लिखा जाता था, है ना? बंगाली भाषा का यह समाचार पत्र था। चौथा जो है उनका नाम था, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, और महाराष्ट्र में ही, है ना, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक नाम सुने ही हैं, है कि नहीं? पढ़ाए भी थे। और याद रखिएगा, इन्होंने 2 पत्रिका लिखी थी। इनका 2 पत्रिका आता था। एक था मराठी। क्या नाम था? मराठी।
एक लिखवाए मराठी नहीं मराठा, एक था केसरी, क्या नाम था? केसरी, याद रखिएगा, केसरी मीन शेर, एक था केसरी, एक था दूसरा का नाम था मराठा, क्या नाम था? मराठा। तो जो केसरी समाचार पत्र आता था ये मराठी भाषा में आता था। किस भाषा में? मराठी भाषा में। आज जो मराठा था वो आता था अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। उल्टी के पलटी होता था, है ना? किस भाषा में आता था? अंग्रेजी भाषा में। तो जो केसरी जो था समाचार पत्र जो मराठी भाषा में आता था, है ना, इसमें क्या होता था कि अंग्रेजों का विरोध करते थे ये और भारतीयों को जगाते थे। अंग्रेजों का विरोध होता था, अंग्रेजों का ही विरोध करते थे अपने पत्रों में और भारतीयों को जगाते थे, भारतीयों को जगाते थे। जगाने का मतलब है कि लोगों को कहते थे कि भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसको छुड़ाना ही होगा। जन्म सिद्ध अधिकार है आपका छुड़ाना, स्वराज आपका क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है, हर हाल में इसको लीजिए, है ना, भारत को स्वतंत्र कराइए, भारतीयों को जगना पड़ेगा, समझे कि नहीं? इस हिसाब से जब ये अंग्रेजों का विरोध करते थे और भारतीयों को जगाते थे, अंग्रेज इनको 6 साल जेल में ढुका दिया। कहां ढुका दिया? 6 साल जेल में। तो 6 साल जेल की सजा कर दिया, साल की सजा। तो जेल चले गए, तो जेलों में स्थिर से नहीं रखे, जेल में भी इन्होंने एक पुस्तक लिख दिया, है ना, जेल में भी इन्होंने क्या लिखा? पुस्तक लिख दिया जिसका नाम था गीता रहस्य। जेल में भी क्या लिख दिया? जेल में भी पुस्तक लिख दिए। ये कौन सी पुस्तक लिख दी है? गीता रहस्य। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। क्या नाम था इनका? बाल गंगाधर